कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, गुजरात ले जाए चेन्नई ले जाए, मुंबई और आरसीबी को खाली नहीं पहुंचना था, बाकी कोई लेके जाए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमको दिख रहा है कि गुजरात जीत जाएगा, हम पहले न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या जरूरत है माथा ले। गुजरात चेन्नई में चला कोई जीत सकता है। जैसे अब हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे आत्मा को शांति मिल चुकी है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पॉलीफेज सिस्टम पढ़ रहे थे। गणना करने के लिए औसत मान की आरएमएस मान, औसत मान, गणना करने के लिए औसत मान, कोई भी विद्युत मापक यंत्र नापता है आरएमएस मान। लेती जा। एसी की आवृत्ति कितनी हर्ज, और डीसी का 0। तुझे अपना लीडिंग लैगिंग हुआ था ना। लिख रहा था मजा आ गया सर, मुंबई हारा था। बहुत इसमें से भी मुंबई का सपोर्टर था, आज बिल में छुप गया क्या। अरे है मेरे सामने में बैठल है, आज बिल में छुप गया, कहाँ है रे, निकलो, आ जाओ इधर। प्रतिरोधी परिपथ, कौन परिपथ चला, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधी परिपथ। प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, इन फेज होता है। ये रेजिस्टेंस है, इसका जो करंट का मान होगा, अगर ये वोल्टेज V है तो I बराबर हो जाएगा V/R। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। एसी डीसी दोनों के साथ ये काम करता है, एसी के साथ भी और डीसी के साथ। प्रतिरोधी परिपथ का जो करंट का मान होता है वो होता है V/R, सही है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें केवल प्रतिरोध हो, बाकी कुछ ना हो, कैपेसिटर ना हो, इंडक्टर ना हो, केवल और केवल क्या हो, प्रतिरोध हो, कहते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित होता है वह क्या कहलाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। केवल रेजिस्टेंस होगा तो उसे हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टेज इन फेज होगा कि आउट ऑफ फेज होगा, मतलब जितना देर में वोल्टेज ऊपर जाएगा उतने देर में करंट ऊपर जाएगा, जितना देर में वोल्टेज नीचे जाएगा उतने देर में करंट भी नीचे जाएगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथ की भांति की जाती है। किस परिपथ की भांति की जाती है, अशुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। पावर फैक्टर को हम लोग अलग से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक के बार पढ़ लेंगे तीनों का। इंडक्टर या चौक, अब इंडक्टर या चौक क्या होता है, चला, इंडक्टर या चौक केवल एसी पर काम करता है, और ये अगर किसी तार को आप क्वाइल के रूप में मोड़ देते हैं तो ये इंडक्टर या चौक कहलाता है। क्या कहलाता है ये इंडक्टर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चौक।
अगर किसी तार को क्वाइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसको हम लोग इंडक्टर या क्या कहते हैं, चॉक कहते हैं। ये ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। और जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में रहता है ऐसा, ये R1 ये R2, तो R समतुल्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2। और समानांतर के केस में हम लोग लिखते हैं ये R1 ये R2, तो ये हो जाता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैसे ही तो रेजिस्टेंस हो गया। इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। तो ये अगर L1 है और ये L2 है तो L टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2। और अगर पैरेलल में है L1 L2 तो ये हो जाएगा 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है ना। तो देखिए, तो आप जैसे सीरीज में हो रहा है वैसे ही पैरेलल में हो रहा है क्या, जैसे सीरीज में हो रहा है वैसे ही पैरेलल में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ सीरीज में वैसे यहाँ सीरीज में, जैसे यहाँ पैरेलल में वैसे ही यहाँ पैरेलल में। बोलिए। तो लेकिन अगर कैपेसिटर होगा तो उल्टा हो जाता है। कैपेसिटर होता है तो क्या होता है, उल्टा। अब देखिए, तो कहते हैं हम लोग इंडक्टर या चॉक किसको कहते हैं, जब तार को कॉइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसे हम इंडक्टर या क्या कहते हैं, चॉक कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है, क्योंकि हर जितना भी तार है सिला, वो कुछ ना कुछ मुड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा, जब तार को खोलिएगा तो कुछ ना कुछ मुड़ा हुआ होता है, तो तार जब मुड़ जाएगा तो चौक हो जाएगा। तो जितने भी कंडक्टर हैं सब चौक के जैसा व्यवहार करते हैं। किसके जैसा व्यवहार करते हैं। फिर कहता है जब चालक तार को कुंडली के रूप में, कुंडली मतलब में लपेट कर एक नियत मान का इंडक्टेंस, इंडक्टेंस प्रेरक प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप प्रदान कर दिया जाता है ऐसा, जिसे इंडक्टर या क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। ऐसा अगर किसी भी तार को क्वाइल के रूप में लपेट दिया जाता है और तब एक पुर्जे का रूप दिया जाता है तो उसे हम इंडक्टर या क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। अब इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस की अगर हम बात करें, चला एसी परिपथ का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत, हम बोले थे इंडक्टर क्या करता है, धारा के मान को कंट्रोल करता है, और कैपेसिटर वोल्टेज के मान को कंट्रोल करता है। याद है, नहीं याद है, हम बोले थे आपको पिछले क्लास में कि इंडक्टर आई से डिनोट किया जाता है। इंडक्टर ये आई को कंट्रोल करता है। आई को कंट्रोल करेगा तो आई को पीछे लाएगा कि आगे ले जाएगा, तो करंट को लैग करवाएगा और वोल्टेज को लीड करवाएगा। और अगर कैपेसिटर की बात करें, ये तो वोल्टेज ना कंट्रोल करता है, ये वोल्टेज कंट्रोल करता है। कैपेसिटर वोल्टेज कंट्रोल करता है। वोल्टेज कंट्रोल करता है मतलब वोल्टेज को लैग करेगा कि लीड करेगा, वोल्टेज को लैग करवाएगा और करंट को लीड करवाएगा। ये करंट को लैग करवाएगा और वोल्टेज को लीड कर, बोलो हाँ या ना। और रेजिस्टेंस किसी को कंट्रोल नहीं करता। कहता है एसी परिपथ का वो इंडक्टेंस, एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता। विरोध करेगा तब ना कंट्रोल करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है, एल। और प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी। जैसे प्रतिरोध का होता है ओम, कैपेसिटर का होता है फेराड, वैसे ही इंडक्टर का क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, देखो ये तार को कॉइल के रूप में अगर लपेट दीजिएगा तो यही इंडक्टर है। तार को कॉइल के रूप में लपेट दीजिएगा तो क्या है, इंडक्टर। अभी यहाँ पर होगा सर्किट बोर्ड था ना देखो, हाँ यहाँ तो है। देखिए ये जो सर्किट बोर्ड है चला जी, देखिए यहाँ इंडक्टर ही लगा हुआ है।
दिस वन। आप लोग उधर कैमरा में देखे ना, कैमरा में दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है ना? ये यहाँ दिखाई दे रहा है। जूम करके दिखाते हैं। आप दिख रहा है ना? देखो, ये वाला दिख रहा है रे? ये इंडक्टर है ना? देखो, ये भी इंडक्टर लगा हुआ है, दुद्दू को इंडक्टर लगा हुआ। ये कैपेसिटर है। ये क्या है? कैपेसिटर है, और इसी में रेजिस्टेंस तो हम सब तोड़ दिए, एक दो यहाँ लगल है। ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर। तो ये सब चला, ये जो सर्किट बोर्ड है ना, इसमें सब कुछ लगा हुआ है। वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में कैपेसिटर लगल है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में इंडक्टर लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस का काम है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा तो अपने आप करंट का मान घट बढ़ जाएगा, या करंट के मान को घटाएगा बढ़ाएगा। यही इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही उसमें लगा हुआ है। इसका मात्रक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी। अब प्रतिरोध की भांति ही इंडक्टर का भी समूहन की जरूरत पड़ती है, जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। बताइए, श्रेणी क्रम में होगा तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln ना, और समानांतर में होगा तो 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 1/L2 डॉट डॉट 1/Ln ना। बोलो रे, ये श्रेणी है कि समानांतर? तो देखिए, तो जैसे रेजिस्टेंस का करते हैं वैसे ही ना इंडक्टर का कर रहे हैं, और समानांतर में ऐसा हो जाएगा। अब है प्रेरणिक प्रतिघात। देखो, जैसे चला, अगर कोई प्रतिरोध होता है, अगर कोई प्रतिरोध होगा, इसके विरोध को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध। अगर कोई इंडक्टर होगा तो इसके विरोध को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। और अगर ऐसा होगा, इसका जो विरोध होगा, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं संधारित्र प्रतिघात। इसको अगर हम चलें, ये यंत्र हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, और इधर आ जाते हैं, ये प्रतिरोध का मान हो गया। प्रतिरोध का मान हो गया। इसका प्रतिरोध होता है R। इसके प्रतिरोध को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रुक 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 रुक, एक्सेल से डिनोट करते हैं। और एक्सेल बराबर होता है 2πfl, जहां R इसका रेजिस्टेंस है, L इसका इंडक्टेंस है, और C इसका कैपेसिटेंस है। यहां XC होता है, XC बराबर होता है 1/2πfc। पिछला बहुत बार पूछा है, जब पूछता है तो बच्चा इसको भूल जाता है, उल्टा कर देता है। उल्टा क्या करता है? देखो, एक मिनट रुक ना यार,
तो इसका जो करंट होगा इसका जो धारा होगा करंट का जो मान होगा आई बराबर ही हो जाएगा V बाय आर। इसका करंट हो जाएगा आई बराबर V बटा एक्सएल। इसका करंट हो जाएगा आई बराबर V। अब प्रतिरोध तो एक्स सी न है तो V बटा एक्स सी। बुझा रहा है? इसका प्रतिरोध आर है तो आई बराबर V बाय आर। इसका प्रतिरोध एक्सएल है तो V बटा एक्सएल। और इसका प्रतिरोध एक्स सी है तो आई बराबर V बाय एक्स सी। जल्दी से छाप। चला बिग बूस्टर पे जो लाइव टेस्ट चलता था, लाइव क्विज चलता था, उसमें एक नया फीचर आया है कि आप 1 घंटे के बाद फिर हर 1 घंटे नया गेम स्टार्ट होता है। उसमें 1 घंटे के बाद क्विज का सबका स्कोर 0 हो जाता है। हो रहा है ना? आप फिर हर जैसे 8 बजे सबका स्कोर 0 हो जाएगा, आप 8 बजे एग्जैक्ट क्विज में एंटर कर सकते हैं। 9 बजे सबका स्कोर 0 हो जाएगा, 10 बजे सबका स्कोर 0 हो जाएगा। फिर आप जो खेलेगा बढ़िया वो ऊपर आएगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो नीचे जाएगा। बहुत जल्द उसमें आप 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया लगा के जीत भी सकते हो। बहुत जल्द वो फीचर आएगा। टैलेंटेड बच्चे अपना रूम रेंट खर्चा सब निकाल सकते हैं वहां से। अब भूसकोलवा डेली 2 टका लगा सकता है, लेकिन वो फीचर आने में टाइम लगेगा। बच्चे खूब खेलते हैं, 1-1 बजे रात को बच्चे लाइन में रहते हैं। देखा है? हम तो एक दिन 4 बजे, 1 बजे, 3 बजे उठते हैं तो देखते हैं तो बच्चा खेल रहा होता है। हाँ, हर रूम में अलग अलग लोग खेल रहे होते हैं। मेन समस्या है, चला अच्छी चीजें समाज में जाती नहीं है ना। अभी खाली आ जाए जंगल में हो रहा है मंगल, 3 मिलियन व्यूज चल जाएगा अभी से शाम तक। रात होते, सुबह होते होते कम से कम 10 लाख लोग देख लेगा। हम कहेंगे नौजवानों को कि आप पढ़िए, क्विज खेलिए, तो फिर कहेगा नहीं सर टाइम कहाँ मिल पाता है। फिर जंगल में मंगल कौन देख रहा है? समाज का चला सही मायने में समझो रियल हीरो हम हैं, इसलिए कि हम समाज को नई दिशा में ले जा रहे हैं। बाकी सब लोग तो चोटा है। हम तो किसी को, हमको लगता है हम सबसे महान आदमी हैं, इसलिए कि चोटा हम शिक्षा की ओर थोड़ा ले जा रहे हैं। उम्मीद है हम तुम्हारे। अब बाकी सब चोर है, सब नेता 1 नंबर का चोर। किसको तू आदमी मानता है? सब बेवकूफ बनाता है लोगों को। समाज को बदलने के लिए एक भी काम नहीं होता है। हाँ, तुम कहोगे कि सर आप तो पैसा लेते हैं, तो पैसा लेते हैं चला, लेकिन पैसा तो सब लेता है तुरंत। पैसा का देन लेन इस समाज में चलते रहता है। नहीं चलेगा? पहले भी चलता था, पहले भी द्रोण जैसा लोग जो है गुरु दक्षिणा लेता था, हम लोग भी लेते हैं, लेकिन वो अलग मैटर है। हम लेकिन थोड़ा डेली कहते हैं बाबू पढ़ो, तो ना पढ़ो बाबू रे, बढ़िया बढ़िया काम करो, अच्छा अच्छा काम करो, गंदा काम नहीं करो, बलिया नहीं पहनो, लिपस्टिक नहीं लगाओ। अच्छा, एगो बात कहो, ये बात तोरा के कहता है? मेरे अलावे तोरा किसी को हिम्मत है तोरा ये बात कह देगा? कहेगा तू हमार मालिक है रे, हमरा जे मन होगा हमसे करेंगे। बलिया वाला का 40% चांस है नौकरी नहीं होगा। एक मजाक में नहीं लेना। अब जगरा पास है या तो खोल के फेंक दो, नहीं तो अपने चांस का इंतजार करो घर जाने का। हो गया? इधर इधर इधर। अगर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो इसका प्रतिरोध कितना है? आर है। और इसका करंट कितना है? आई बराबर V बाय आर। ई एल है तो इसका विरोध एक्सएल है 2 पाई एफ एल। सी है तो इसका विरोध एक्सी है 1/2 पाई एफ सी।
अब यहां चला थोड़ा डाउट हो जाएगा। क्या डाउट होगा? हम पढ़ते थे तो हमरो होता था कि इसका जो विरोध है एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एग्जाम हॉल में तुम जाओगे ना तो तोहर हो जाए। एफ क्या है? आवृत्ति है। एफ क्या है? एल क्या है? एल इंडक्टेंस है। एफ यहां आवृत्ति है, सी कैपेसिटेंस है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए आवृत्ति के बढ़ने से प्रेरणिक प्रतिघात का मान बढ़ेगा कि घटेगा? और आवृत्ति के बढ़ने से संधारित्र प्रतिघात का मान क्या हो? घटेगा। लेकिन तू एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो तू एग्जाम हॉल में यहां से याद करके जाएगा एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। एग्जाम हॉल में हो जाएगा 1/2 पाई एफ एल, 1/2 पाई एफ एल। अब बढ़ा हुआ चीज घट जाएगा, घटा हुआ चीज बढ़ जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे इससे बचेंगे कैसे? हम भी फंसते थे। हम फंसते थे तो हम अपना जुगाड़ क्लियर कर लिए। हम कैसे क्लियर किए हैं? हम देखे कि भैया भागा देने से घटता है, गुना करने से बढ़ता है। बढ़ता है ना? तो एबीसीडी में एल का पोजीशन ज्यादा है, सी का पोजीशन कम है। एल का पोजीशन JKL 12 है, 12 ना। सी का पोजीशन 3 है। तो 3 कम है। कम कब होगा? जब भाग देंगे। और ज्यादा कब होगा? जब गुना करो। ठीक है। लेकिन ये तुमको याद रखना होगा। तो हम कह रहे हैं हम बहुत बढ़िया आदमी, तो मनवे नहीं करता है। ठीक है। ये चला जैसे होता क्या चला, हम भी भूल जाते थे। अब कहीं पर एक्सएल बराबर हमको लगने लगता था, कुछ दिन तक लगता था 2 पाई एफ एल, कुछ दिन के बाद लगता था 1/2 पाई एफ एल। मामला गड़बड़ा जाता था। क्वेश्चन यही पूछवे करता है कि आवृत्ति के बढ़ने से प्रेरणिक प्रतिघात पर क्या असर पड़ेगा। एक ऑप्शन देगा बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा। तो क्या मानेंगे? बढ़ जाएगा। अब एक बात और बताओ, ये अगर आवृत्ति है तो आवृत्ति तो केवल डीसी में होता है। मारेंगे कान के नीचे। डीसी में होता है कि एसी में होता है? नहा के नहीं आया है कि रे? नहा के आया है? अगर आवृत्ति का मान केवल एसी की डीसी, एसी ना, पता नहीं चल रहा है एसी बोल रहा है डीसी। एसी में होता है तो ये और ये दोनों में आवृत्ति है। इसका मतलब ये दोनों चीजें जो है केवल और केवल एसी के लिए एप्लीकेबल है, डीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जा रहा है? तो देखो, अब कहता है प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इंडक्टर युक्त सर्किट का रिएक्टेंस यानी प्रतिरोध है। रिएक्टेंस यानी क्या है? प्रतिरोध है, दैट इज एक्सएल। क्या कहता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा, देखो अगर प्रतिरोध के द्वारा विरोध होगा तो उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर इंडक्टर यानी कुंडली के द्वारा विरोध होगा तो उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे। और अगर कैपेसिटर के द्वारा विरोध होगा तो उसे संधारित्र प्रतिघात कहेंगे। तो कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए, देखो प्रत्यावर्ती धारा दिया है, डीसी नहीं, कौन? प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक क्या है? जितना प्रतिरोध है, आर का भी मात्रक ओम है, एक्सएल का भी ओम है, जितना है सब प्रतिरोध है ना, है हो, इसका भी ओम है। बुझा रहा है? सबका एसआई मात्रक क्या है? ओम। 2 पाई एफ एल है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एल इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी। इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना क्या होगा? आई एल इज इक्वल टू भी बटा एक्सएल होगा और आई सी बराबर भी बटा एक्सी। तो देख लो, आई एल बराबर भी बटा एक्सएल। आई एल क्या है? विद्युत धारा। भी क्या है? वोल्टेज। और एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात है। एक्सएल क्या है? एक्सएल क्या है? एक्सएल क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं? एक्सएल। अब देखो, कोई भी तार है, कोई भी तार है,
ये मान लो कॉइल है, इसमें इंडक्टेंस है, क्या है चला, इंडक्टेंस है, लेकिन ये तार है तेकरा में, तार में कहीं ना कहीं प्रतिरोध तो होबे करेगा। ऐसा कोई तार है जकरा में कोई प्रतिरोध ना हो? ऐसा कोई तार है जकरा में कोई प्रतिरोध नहीं हो? तो देखो, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो सकता है, ऐसा परिपथ हो सकता है जिसमें केवल प्रतिरोध हो, केवल विरोध हो, इंडक्टेंस नहीं हो, कैपेसिटेंस नहीं हो। लेकिन ऐसा परिपथ नहीं हो सकता है जिसमें केवल इंडक्टेंस हो, क्योंकि अगर उसमें तार लगा हुआ है तो प्रतिरोध भी होबे करेगा। ऐसा कोई परिपथ नहीं है जिसमें केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो। शुद्ध संधारित्र प्रतिरोध परिपथ नहीं हो सकता है, अगर उसमें तार लगा हुआ है तो उसमें प्रतिरोध होबे करे। शुद्ध संधारित्र परिपथ नहीं हो सकता, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं हो सकता, लेकिन शुद्ध रजिस्टिव परिपथ हो सकता है, क्योंकि इसमें भी प्रतिरोध है, इसमें भी प्रतिरोध है, सब जगह प्रतिरोध। नहीं समझा? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो सकता है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो तार है उसमें प्रतिरोध होबे करेगा। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो तार है उसमें प्रतिरोध होबे करेगा। बुझा रहा है? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ केवल इंडक्टर, अथवा इंडक्टर को ही ना चौक कहते हैं, इंडक्टर और चौक युक्त परिपथ जिसमें केवल इंडक्टर हो, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। क्या, लेकिन क्या ऐसा संभव है? जकरा में सिर्फ इंडक्टर होगा उसे हम इंडक्टिव परिपथ कहेंगे, लेकिन दूसरे ही पल देखिए क्या कर रहा है, वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालक में कुछ न कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ देखो, गौर फरमाइएगा, अगर मान लो शुद्ध इंडक्टिव है, तो शुद्ध इंडक्टिव है चला, तो ये करंट को कंट्रोल करेगा, मतलब पीछे ले जाएगा कि आगे ले जाएगा? आप वोल्टेज को, आई दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये जो एक दूसरे से आगे पीछे कितना कोण पर होता है? 90 डिग्री। ये जो चला लीडिंग लैगिंग होगा ना, तो ये कितना के कोण पर होगा? 90 डिग्री के कोण पर। कहता है आप पीछे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा? करंट। आगे कौन जाएगा? वोल्टेज। तो अगर करंट इसमें लैग करेगा, अरे कंट्रोल किसको करेगा? तो करंट को। तो करंट लैग करेगा कि लीड करेगा? लैग करेगा, मतलब पीछे आएगा, अब वोल्टेज लीड करे। हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इसमें लीड करता है, करंट लैग करता है, या हम ये कह सकते हैं करंट इसमें लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। कहता शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से, विद्युत धारा कौन पीछे जाता है? करंट की वोल्टेज। तो कौन पिछड़ता है? करंट की वोल्टेज। विद्युत धारा वोल्टेज से कितना डिग्री पर पिछड़ जाता है? 90 डिग्री से पिछड़ा। इसका उल्टा होगा कैपेसिटिव में, उसमें वोल्टेज पिछड़ जाएगा 90 डिग्री से। किससे? करंट से। बोलो रे। शुद्ध कंडक्टिव हो गया, शुद्ध इंडक्टिव होगा। का शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक पर अलग से चर्चा करेंगे, तीनों का शक्ति गुणांक एक साथ बता देंगे। अब संधारित्र, संधारित्र क्या है? कैपेसिटर जानती हो? कैपेसिटर जानती होगे? नहीं जानती हो? कंडेंसर जानते हो ना? कंडेंसर का काम क्या है? आवेश को स्टोर करना, आज जरूरत पड़ने पर दे देना। तो स्थिर विद्युत आवेश होता है उसमें, कि गतिशील आवेश होता है? स्थैतिक आवेश की गतिशील। पक्का ना? आइए, स्थैतिक युक्ति भी है, जो पंखा में कंडेंसर लगल है। कहता किसी इसमें चला कोई अचालक पदार्थ अगर रख देते हैं तो इसकी धारिता बढ़ न जाती है। याद कीजिए, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D, याद है? कहते किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेट, समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट ना होता है,
पीछे पढ़ाए हैं, जिनका छूट गया 5 बजे आके पढ़ लीजिए। किसी अचालक पदार्थ में पृथक की गई 2 चालक प्लेट से निर्मित ऐसी युक्ति जो विद्युतिक आवेश को क्या कर रहता है, एकत्रित करता है, संधारित्र या कंडेंसर कहलाता है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युतीय क्षेत्र में क्या करता है, संचित करता है। यही ना कैपेसिटर है, कंडेंसर जिसको आप कहते हैं। धारिता, एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज के मान में होने किसके परिवर्तन को ही कंट्रोल करता है। अरे दुष्टि, किसके परिवर्तन को कंट्रोल करता है? ये जो है किसके वोल्टेज के परिवर्तन को कंट्रोल करता है। मतलब वोल्टेज को पीछे लाएगा कि आगे ले जाए, करंट आगे जाए। तो एसी परिपथ का वह गुण कैपेसिटेंस जिसके कारण वह वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। धारिता, इससे इसका प्रतीक चिन्ह सी है और इसका मात्रक क्या है, फैराड। संधारित्र प्रतिघात, यही कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है ना है। अगर किसी परिपथ में जो संधारित्र लगने से जो संधारित्र उसका जो विरोध करेगा करंट का, वो जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं संधारित्र प्रतिघात, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, एक्सिस। इसका भी ऐसा ही मात्रक ओम है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध, ये मान लो संधारित्र लगा हुआ है, इसके द्वारा जो विरोध उत्पन्न होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। कौन रिएक्टेंस कहते हैं? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, एक्सी, तथा मात्रक क्या है, ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निम्न सूत्र से दिया जाता है। एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, धारिता। सी क्या है रे, असंधारित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना आई बराबर भी बाई एक्सी हो जाएगा। अब बता, शुद्ध संधारित्र परिपथ किसे कहेंगे, जब इसमें केवल कैपेसिटर होगा। लेकिन क्या ऐसा परिपथ संभव है? कहता है केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ को शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहते। केवल क्या युक्त, केवल संधारित्र युक्त, केवल कैपेसिटर युक्त एसी परिपथ को शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहते हैं। लेकिन अगले ही पल देखिए क्या है, वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव नहीं होता, क्योंकि चालक तार में कुछ न कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में कौन पिछड़ेगा, वोल्टेज विद्युत धारा से कितना डिग्री से। अशुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। अब देखो कैसे, पावर फैक्टर भी समझा देते हैं। पावर फैक्टर को आगे पढ़िएगा, वैसे इस चैप्टर में यहां भी देख लीजिए। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। जहां जहां पावर फैक्टर आया था तो हम तुमको बोले थे कि आगे समझाएंगे, याद है। पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? cos फाई बराबर आर बटा जेड होता है। आर होता है प्रतिरोध, आर क्या होता है, प्रतिरोध। जेड को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। क्या कहते हैं? अब देखो, अगर रेजिस्टिव सर्किट है, जेड प्रतिबाधा मतलब हो गया, ये 3 गो हो गया। वो अगर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो आर, कैपेसिटिव सर्किट होगा तो एक्सी, इंडक्टिव सर्किट होगा तो एक्सएल। बोलो न रे, अगर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो cos फाई इज इक्वल टू आर, तो फिक्स है, बोलवे नहीं करेगा। आर होगा ना, आर होगा, जेड का मान हो जाएगा आर। आर आर कितना हो गया, 1। लेकिन अगर इंडक्टिव सर्किट होगा, शुद्ध इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव होगा, तो प्योर इंडक्टिव होगा तो cos फाई इज इक्वल टू आर का मान तो 0 न हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो इसका मान 0 न हो जाएगा। आज जेड के बदले हम दे देंगे एक्सएल, तो 0 न हो जाएगा। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, तो आर का मान तो 0 न हो जाएगा, क्योंकि प्योर है ही। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर प्योर हो गया तो इसका मान 0 बटा एक्सी हो जाएगा, बराबर 0।
बोलवे नहीं करेगा। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर का मान कितना 1, और प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट का कितना 0। तो ये चला cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। cos फाई क्या है चला, cos फाई है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बोले तो शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोले तो क्या, शक्ति गुणांक। इसको लिख लीजिए चला जी कहीं पर। लेती इसीलिए पीछे हम बोलते थे बाबू पावर फैक्टर आगे पढ़ाएंगे, तुम लोग को लगता था झूठे कह रहे हैं हम। पिछला चैप्टर कौन सा खत्म हुआ है, कितने लोग पिछला 3 चैप्टर से कंटिन्यू है। पिछला तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा अगला दिन। यहां 20 को क्वेश्चन रहेगा तीनों चैप्टर मिला के। ना ना, ट्यूसडे को जब आइएगा ना तो 20 मिनट का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर 40 मिनट पढ़ा देंगे। तैयार है ना, ठीक है। ट्यूसडे नहीं होगा तो उसके अगले दिन होगा, लेकिन होगा। हो गया, हुआ हो। पावर फैक्टर का जो मान है, पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, cos फाइव से। cos फाइव बराबर क्या होता है, R बटा जेड। रेजिस्टेंस रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो cos फाइव बराबर R, जेड के बदले क्या हो जाएगा R, T1 हो जाएगा। प्योर अगर इंडक्टिव होगा तो R का मान क्या हो जाएगा 0। प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटिव हो जाएगा तो R का मान हो जाएगा 0। तो अगर आपको कहेगा रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना 1, इंडक्टिव सर्किट का कितना 0, कैपेसिटिव सर्किट का कितना 0। सही है, यही पॉइंट हम तभी से छोड़ रहे थे आपके लिए, और हम बोले एक के बार बता देंगे। देखिए शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक कितना है, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का। आप पीछे हम आपको बताए हैं, शुद्ध कंडक्टिव, सॉरी इंडक्टिव, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक भी कितना है, 0 है। शुद्ध रेजिस्टिव अगर होगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना है, 1 है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक 1। शुद्ध इंडक्टिव और कैपेसिटिव का कितना 0। कितना कितना, क्लियर है, बाहर चला। एनी डाउट, रेजिस्टिव सर्किट होगा तो R होगा प्रतिरोधक, इंडक्टिव सर्किट होगा तो XL होगा, कैपेसिटिव होगा तो XC। ये 2 पाई FL होगा, ये 1/2 पाई FC हो। इस सब का SI मात्रा क्या होगा, ओम। सब में ओम का नियम लगेगा, I बराबर V/R। वो अलग बात है कि यहाँ R के जगह XL होगा, यहाँ XC के जगह XC हो। सही है ना।
ई इंडक्टिव सर्किट होगा, ये करंट को कंट्रोल करेगा, करंट को पीछे ले जाएगा, वोल्टेज को आगे ले जाएगा 90 डिग्री से। और कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, ये वोल्टेज को पीछे ले जाएगा, करंट को आगे ले जाएगा कितना डिग्री से, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। और इंडक्टिव सर्किट करंट कंट्रोल करता है, कैपेसिटिव सर्किट याद रखने के लिए इंडक्टिव आई से शुरू है इसलिए आई को कंट्रोल करता है, कैपेसिटिव किसको, वोल्टेज। ये किसी को कंट्रोल, इसका पावर फैक्टर 1 होता है, ये दोनों का पावर फैक्टर कितना होता है, 0। इसको, ये ऊर्जा को स्टोर करता है, ये आवेश को स्टोर करता है, ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट होता है। कोई भी परिपथ प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव है क्या, उसमें लगा हुआ जो तार है उसमें कुछ ना कुछ विरोध होगा ही होगा। क्लियर। आज की कार्रवाई यहीं तक। फिटर वालों को नहीं देखना है, फिटर वालों मंडे अल्टरनेट होता है, सोम बुध और शुक्र। आज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का